Assalamualaikum students, today I am going to discuss very important topic that is degree of polymerization, जिसको हम students DP से भी represent करते हैं. D stands for degree and P stands for polymerization. Degree of polymerization को हम DP से represent करते हैं. ठीक है students, short form में. तो अब इसको सबसे पहले students आज के lecture में मैं आप लोगों से degree of polymerization को define करूँगी और ये discuss करूँगी कि degree of polymerization क्या होता है. ठीक है, और इसके बाद जो है मैं इसको proper example के through जो है वो आप लोगों को जो है calculate करना भी बताऊँगी कि डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कर लेते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है. वो क्या है कि द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो जितनी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स किसी भी पॉलीमर में मौजूद होंगी स्टूडेंट्स, वही उसके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. अब इसको आप दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको आप दूसरी फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं. कैसे कि लेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. मतलब अगर आप देखें कि जो चेन है, ठीक है, आपके पास पॉलीमर चेन जो है उसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पे. मतलब कितनी रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो इसमें रिपीट हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो इसमें मौजूद हैं, उसके ऊपर जो है उस पर जो है चेन की लेंथ उस पर डिपेंड करेगी. ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होंगी किसी भी पॉलीमर की, तो आप उसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो होप सो के स्टूडेंट्स ये जो है पॉइंट आपको क्लियर हो गया और उसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई है. तो अब स्टूडेंट्स मैं इसके जो है वो इसको एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर पॉलीइथीन. ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज कि पॉलीमर जो है वो पॉलीइथीन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पर लीनियर पॉलीइथीन. लीनियर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लीनियर चेन की फॉर्म में मौजूद है, सो इसी वजह से मैं इसको बोल रही हूँ लीनियर पॉलीइथीन. ठीक है, लीनियर पॉलीइथीन. और जो कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वैसे इथीन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो जब इसका पॉलीमर बनता है तो आपको पता है कि ये यूनिट जो है वो एक आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. और दोनों तरफ जो है वो आप इसको ओपन करके कैसे लिखते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं कि आप इसको कैसे लिखेंगे. CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और फिर दोनों तरफ जो है वो इस तरह से आप लोगों ने साथ में क्या करना है, आप इसको बल्कि और ज़्यादा बेटर वे में लिख सकते हैं. कैसे कि CH2 और फिर ये CH2 और दोनों तरफ जो है वो आपने इस तरह से बॉन्ड बना देना है और साथ में जो है वो N यहाँ पर N नंबर से रिप्रेजेंट कर देना है इसको. ठीक है, मतलब N नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं. ये रिपीटिंग यूनिट मतलब बनती जाएगी. अब वो कैसे? तो स्टूडेंट्स ये देखें कि CH2 फिर साथ में CH2 और फिर इसी तरह से यूनिट जो है वो चलती जा रही है, ग्रोइंग चेन है ये. फिर CH2 और फिर CH2 फिर CH2, इस तरह से ये यूनिट जो है वो चलती जा रही है. तो आप देखें कि इसमें जो रिपीट हो रही है वो यूनिट कौन सी है? यही यूनिट है ना, CH2 फिर बॉन्ड फिर CH2. तो ये इसके अंदर जो है वो रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाएगी? ये मैं ले लेती हूँ, लेट्स सपोज ये एक यूनिट में बीच में ले लिया CH2 फिर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर CH2. ये इसके अंदर क्या है? रिपीटिंग यूनिट है. इसको स्टूडेंट्स मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, साथ में ब्रैकेट डाल के N लिख दिया. इसका मतलब क्या है कि N नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं. लेट्स सपोज कि 3 है, 4 है, 5 है, तो वो नंबर जो है वो मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब स्टूडेंट्स होप्स हो के ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है. तो अगर मैं बात करूं कि पॉलीइथीन में जो है वो इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, ये जो है वो रिपीटिंग यूनिट है किसकी? पॉलीइथीन की. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया है. ये तो जस्ट मैंने उसकी रिपीटिंग यूनिट जो है उसको आप लोगों से डिस्कस किया है. तो अब स्टूडेंट्स हम इसके मॉलिक्यूलर मास की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है पॉलीमर का, किसी भी पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो प्रोडक्ट होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट एज वेल एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. साथ में दोनों चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड होंगी. तो अब वो जो है ये बात भी मैं साथ में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ. तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया कि जो मॉलिक्यूलर मास है उस पॉलीमर का, ठीक है, कोई भी पॉलीमर लेट्स सपोज हम ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर आप जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप उसको एक तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट. मतलब जितनी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट जो है उसमें मौजूद है उसका प्रोडक्ट, उसके मॉलिक्यूलर मास का आपने लेना है प्रोडक्ट, और साथ में क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. इन दोनों का आप इसमें आपने क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, प्रोडक्ट ले लेना उसका. ठीक है, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों को जो फाइनल ऑब्टेन होगा वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर आपको मिल जाएगा. आप इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ. लेट्स सपोज कि हमारे पास एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड की. ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PVC से. पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्लास्टिक है ये बेसिकली. तो ये जो है इसकी होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है? 1000 होती है. ठीक है, इट हैज़ अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन ऑफ 1000, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें कितनी है, 1000 है, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आप इसको मतलब ये आपका पॉलीमर है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो अब आपने इसका फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, पॉलीमर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आप क्या लिखेंगे, इसको मॉलिक्यूलर मास पूरा लिखिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखें स्टूडेंट्स के अगर आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें रिपीटिंग यूनिट का, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर जो इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट है वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर Cl, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स अगर हम विनाइल क्लोराइड से बेसिकली ये निकलती है, तो विनाइल क्लोराइड आपके पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ये इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल। ये इस पार्ट को CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ तक ये जो पार्ट होता है और सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं, ठीक है। विनाइल, और ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल, और ये साथ में Cl लगा हुआ है तो ये विनाइल क्लोराइड है। तो इसके n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स जब होंगी, जब हम इस सिंगल बॉन्ड को हटा के n नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर n लिख देते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये रिपीटिंग यूनिट है बेसिकली स्टूडेंट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो मैं इसी की बात कर रही हूँ कि ये जो आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH और साथ में Cl है, ये n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसी का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने रिपीटिंग यूनिट का मास आपने लिखना है। तो अब आप देखें इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना बनता है, 63। कैसे कि कार्बन जो है वो 12 होता है और 2 साथ में इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 12 and 13 and 14 ये हो गए, और ये 13 कार्बन 12 है और 1 हाइड्रोजन है, तो मतलब 13। तो अब आप इसमें काउंट करें, 14 के अंदर जो है ऐड करें 13, और बाकी आपके पास जो है वो मास आ जाता है क्लोरीन का। वो कितना होता है, जो कि होता है स्टूडेंट्स आपके पास 35.5, ठीक है। क्लोरीन के लिए तो आपको पता है इसका जो मास है वो कितना होता है, 35.5। एटॉमिक मास जो है उसका कितना होता है, 35.5। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करके 36 कर लेते हैं, ठीक है, 36। तो ये 36 हो गया। तो देखें कि 4 + 3 कितने हो गए, 7 में 6 ऐड करें तो ये बनते हैं 6 6 12 13, ठीक है। 1 कैरी, तो 1 2 और 3 और 3 और 3 6, तो ये आपके पास हो गया 63। तो इस की मैंने बात की थी कि आपके पास रिपीटिंग यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 63। तो बस आप यहाँ पर लिखेंगे 63 और मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसके लिए कितनी थी, 1000 थी। तो आपने इसको 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास जो है प्रोडक्ट आ जाएगा मॉलिक्यूलर, इनका आप इसमें प्रोडक्ट लिया तो ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर यहाँ पर हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 63,000 जो है आपके पास बन जाएगा। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो रिपीटिंग यूनिट का वो भी आप लोगों ने पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। 63,000 जो है वो इसके केस में आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड की जगह कोई और पॉलीमर भी हो सकता है और उसके लिहाज से उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो आपको कभी कभार ये होता है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो आपको दे दी जाती है और आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास जो है पॉलीमर का फाइंड आउट करना होता है। और इस तरह से जो है वो आप लोगों ने आपको कोई भी पॉलीमर दिया जाए, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने PVC की बात की है, आपको पॉलीविनाइल एसीटेट दिया जा सकता है, आपको कोई भी पॉलीमर दिया जा सकता है और उसका आपने जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो आपने सेम यही जो फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है मैं यहाँ पर से ये रिमूव कर देती हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है और उसके थ्रू जो है आप उसका जो आपके पास पॉलीमर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप लोग जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एक और बात यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूँ कि जो मोस्ट हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स, रबर्स और फाइबर्स वगैरह उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनके मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं वो बिटवीन 10,000 to 1 लाख तक जो है वो या 1 लाख तक जो है मोस्टली वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पॉलीमेरिक मटेरियल्स की वो डिपेंड करती हैं केमिकल कंपोजिशन पे एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें आप लोगों ने याद करनी है कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि पॉलीमेरिक मटेरियल जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, एक केमिकल कंपोजिशन पे और दूसरा जो है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो दो बातें जो है ये इसमें एडिशनल
एडिशनल पॉइंट था, तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से आज के लेक्चर में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जो है वो इसको कैसे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।